दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि अखंड ने जिद करके प्रयागपुर गांव की लड़की रुनझुन से शादी कर ली, जबकि अखंड के गांव रुद्रपुर और प्रयागपुर के बीच शादी का रिश्ता नहीं होता, वरना प्रेतात्मा का साया गांव पर आ जाता है। ऐसा लोगों का कहना था, जिसका कोई साक्ष्य या प्रमाण मौजूद नहीं था। अखंड और रुनझुन की जब से शादी फाइनल हुई थी, शादी की हर रस्म में कोई ना कोई अनहोनी हो रही थी, जिसकी वजह से उसके परिवार के सारे सदस्य इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अखंड की जिद पर अखंड और रुनझुन की शादी हो चुकी थी और अखंड रुनझुन को विदा करवाकर घर आ चुका था और दुल्हन दरवाजे पर खड़ी होकर गृह प्रवेश का इंतजार कर रही थी। उधर घर में रुकी अखंड की माँ विजया जी और भाभी अनुभूति की डर के मारे हालत खराब थी, क्योंकि रात में उन लोगों ने उस दुल्हन की प्रेतात्मा को देखा था और उसके चलने की और चीखों की आवाज़ भी सुनी थी, क्योंकि वह उनके छत पर थी और उसकी वीडियो भी उनके पास थी, जिसे उनके सामने वाले घर में रहने वाले पड़ोसी के बेटे, जिसका नाम आकाश था, उसने बनाया था, क्योंकि बुखार की वजह से वह बारात में नहीं जा पाया था और वह वीडियो अब धीरे धीरे गांव में सबके पास पहुंच रही थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। रुनझुन को दुल्हन के रूप में देखकर विजया जी और अनुभूति की हालत खराब हो चुकी थी और उन्हें समझ में आ चुका था कि अब रुनझुन उनके घर की बहू बन चुकी है और अब वह कुछ नहीं कर सकती। अखंड हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था और बोल रहा था, माँ, आपने दुल्हन के गृह प्रवेश की कोई तैयारी नहीं की। आप और भाभी तो अभी तक नहाई भी नहीं है, ऐसा लगता है। क्या आपको छोटी बहू के आने की थोड़ी भी खुशी नहीं है? विजया जी ने गुस्से से बोला, कर ली ना अपनी मनमानी, बिठा दिया ना घर के ऊपर प्रेतात्मा का साया। अब कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तुम लोगों को पता भी है कल रात में यहाँ पर क्या हुआ है? अखंड ने बोला, मम्मी, अब तुम फालतू की बकवास लेकर मत बैठ जाना, बहुत थकान हो गई है। देखो, दोपहर होने को आई है, चलो जल्दी से हमें अंदर ले चलो। दिवाकर जी ने भी विजया जी को इशारा किया कि अब जो भी बातें करनी है घर में चलकर आराम से करना, पहले बहू को अंदर ले चलो। सरोज हैरानी से अपनी माँ और भाभी को देख रही थी, क्योंकि बारात में भी तो दुल्हन की सारी साड़ियाँ जल चुकी थी, जो बातें अभी उसकी माँ और भाभी को पता ही नहीं थी। खैर, विजया जी और अनुभूति जल्दी से नहाकर आ गई और रुनझुन का गृह प्रवेश करवा दिया और उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। तब तक वह वीडियो अखंड को भी मिल चुकी थी और उसकी सारी थकान उड़ चुकी थी। वीडियो देखकर वह हैरान था। रुनझुन चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डर भी लग रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं इस शादी की वजह से वह भी तो किसी मुसीबत में नहीं पड़ गई, और वैसे भी वह नई दुल्हन थी, किससे क्या कहती। अखंड ने रुनझुन को समझाया कि वह बिल्कुल चिंता न करे, वह यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, अखंड उसे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अखंड की सारी थकान तो अब उड़नछू हो चुकी थी और वह तुरंत बाहर सबके पास आ गया इस बारे में बात करने के लिए। अखंड को देखते ही विजया जी और दिवाकर जी दोनों गुस्से में चिल्लाने लगे, तेरी मनमानी के चक्कर में अब पता नहीं इस घर में और इस गांव में क्या होगा। वीडियो भी गांव में पूरी तरह से फैल चुकी थी और गांव के लोग अखंड के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। सबका कहना था, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने यह बात सुनी थी कि प्रयागपुर की दुल्हन रुद्रपुर में कभी नहीं आनी चाहिए, वरना प्रेतात्मा का साया आ जाता है। फिर भी हम बड़े बूढ़ों की बातों को दरकिनार करके प्रयागपुर की दुल्हन को अपने गांव में ले आए। रुद्र के जिद में पूरा गांव इतनी बड़ी बात को दरकिनार कर गया और अब इसका खामियाजा पता नहीं कौन कौन भुगतेगा। अखंड बहुत परेशान हो चुका था और उसे भी लग रहा था कहीं सच में तो कोई प्रेतात्मा का साया नहीं है। वीडियो तब तक रुनझुन के गांव तक भी पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर रुनझुन के घर वाले और गांव वाले भी काफ़ी हैरान हो गए कि क्या इतनी पुरानी बात सच हो सकती है। सच में अभी तक प्रयागपुर की दुल्हन की आत्मा रुद्रपुर में है। अब रुनझुन का क्या होगा? कितनी बड़ी गलती हो गई। रुनझुन और अखंड की शादी करवाकर रुनझुन की मम्मी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि पता नहीं अब रुनझुन के साथ उसके ससुराल में क्या हो रहा होगा। और रुनझुन के मम्मी पापा, भाई भाभी और रुनझुन के ससुराल आ चुके थे उस वीडियो को देखने के बाद, और साथ ही साथ रुनझुन के गांव के कुछ और लोग भी वहां आ चुके थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अखंड के घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी और सब लोग अखंड को ही इस बात का दोषी मान रहे थे
और सबका कहना था। इस अखंड की वजह से पूरे गांव पर प्रेतात्मा का साया आ गया है। लेकिन अखंड अब दिमाग से सोच रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं इस सब के पीछे किसी का खुराफाती दिमाग तो नहीं। उसने आकाश को बुलाया, जिसने वह वीडियो बनाई थी। आकाश भी काफ़ी डरा हुआ था। उसने बोला, मुझे तो बुखार था, मम्मी ने मुझे उठाया कि आपकी छत से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और जब मैंने और मम्मी ने खिड़की से आपकी छत की ओर देखा तो यह 8-10 फुट की दुल्हन का साया हमें साफ साफ दिखा था। बहुत हिम्मत करके मैंने यह वीडियो बनाई थी। बहुत डर लग रहा था मुझे, और अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अपनी आंखों से इस प्रेतात्मा को देखा है मैंने। और तब तक विजया जी और अनुभूति भी बोलने लगी, और हमने महसूस किया है तुम लोग तो घर में नहीं थे, हम दोनों घर में अकेले थे। छत से इतनी ज़ोर ज़ोर की चीखें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि छत के ऊपर कोई भारी भरकम सा आदमी दौड़ रहा है। हमारी जान हलक में अटकी हुई थी। ऊपर से जब यह वीडियो हमें मिली, सोचो हमने कैसे रात गुजारी होगी। यह तो भगवान का शुक्र है कि हम दोनों जिंदा हैं। उस प्रेतात्मा ने हमारे साथ कुछ किया नहीं। और सुबह जब हमने बाकी के कुछ लोगों के साथ छत पर जाकर देखा तो वहाँ दुल्हन की एक चुनरी पड़ी हुई थी। कहकर विजया जी अखंड का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले गई, जहाँ अभी भी वह चुनरी पड़ी थी, जिसे देखकर अखंड हैरान हो गया। अखंड ने बोला, मम्मी, इन सब से यह कैसे साबित हो जाता है कि यह प्रेतात्मा है? चुनरी तो कोई भी यहाँ पर फेंक सकता है ना, यह कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब विजया जी ने अखंड से बोला, पागल हो गया है क्या? सारे सबूत सामने आ चुके हैं और तुझे अभी भी यह सब कुछ ढोंग लग रहा है। अखंड ने बोला, मम्मी, यह वीडियो असली है, इस बात की क्या गारंटी है? आकाश ने बोला, भैया क्या बकवास कर रहे हैं आप, यह वीडियो मैंने खुद बनाई है। अखंड ने बोला, आकाश, एआई का ज़माना है, तूने कुछ खुराफाती तो नहीं की? भले गांव में रहता हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ और सब कुछ जानता हूँ। इस पर आकाश ने बोला, आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, यह पूरी की पूरी वीडियो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड की हुई है और इसका सारा डिटेल मेरे फ़ोन में आपको मिल जाएगा। अखंड ने सच में आकाश का फ़ोन चेक किया और उसे पता चल गया कि वह वीडियो एआई से नहीं बनाई गई थी, बल्कि उसके फ़ोन से की गई ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी। अब यह बात तो क्लियर थी कि वीडियो असली थी। अब दिवाकर जी ने बोला, अखंड, अपनी ज़िद पर तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब क्या बोलेगा? वीडियो तो असली है ना, किसी ने कोई खुराफाती नहीं की। अखंड ने बोला, पापा, वीडियो असली है, लेकिन वह प्रेतात्मा असली नहीं है। क्या देखा आकाश ने छत पर? यही ना कि एक 8-10 फुट की दुल्हन छत पर दौड़ रही है और चीख रही है। एक बात बताओ पापा, प्रोजेक्टर का नाम तो सुना ही होगा आपने। हो सकता है किसी ने खुराफाती करके हमारे छत पर प्रोजेक्टर से दुल्हन की वह बड़ी सी इमेज को चलाया हो, जो अंधेरे में बिल्कुल असली दुल्हन लग रही हो। सब कुछ दूर से ही तो दिख रहा था न सबको, और रात का अंधेरा था। हो सकता है इस गांव में कोई खुराफाती इंसान हो जो यह सारी खुराफातें कर रहा हो और चुपके से हमारे छत पर चढ़ाया हो। रही आवाज़ की बात, तो क्या पता वह खुद दौड़ दौड़ कर आवाज़ निकाल रहा हो, जिसे किसी ने नहीं देखा हो, क्योंकि वह खुद अंधेरे में होगा और प्रोजेक्टर से दुल्हन की इमेज चला रहा हो। इंसान तो उधर ही देखेगा ना जहाँ उसे कुछ दिख रहा हो, क्योंकि यह सामान्य सी बात है। इसलिए उस खुराफाती इंसान पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, जो यहाँ पर दौड़ने की आवाज़ निकाल रहा होगा। उसने अंधेरे का पूरा फ़ायदा उठाया होगा, इसलिए उस पर आकाश की नज़र नहीं गई होगी और आवाज़ नीचे मम्मी और भाभी तक आ रही होगी। इस पर अखंड के भैया शेखर ने बोला, कितने सबूत खड़े करोगे उस प्रेतात्मा को झुठलाने के लिए? चलो यह सब मान लेते हैं, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ, वह नारियल का सड़ा निकलना, अनुभूति के पैर पर सिलबट्टा गिरना, मम्मी के हाथ में दर्द और बुखार, सरोज को एक बड़ी परछाई दिखना, मेरा और समीर जी का एक्सीडेंट, शादी की सारी साड़ियों में आग लग जाना, क्या यह सब भी किसी की खुराफाती हो सकती है? अखंड ने बोला, क्यों नहीं हो सकती? अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि यह या तो किसी की खुराफाती है या मात्र संजोग है। भैया, आप खुद सोचो, नारियल अंदर से कैसा है कोई नहीं जानता। क्या शगुन के नारियल के अलावा कभी कोई और नारियल खराब नहीं निकलता? क्या कभी किसी और औरत के हाथ से सिलबट्टा गिरकर नहीं टूटा? क्या मेरी शादी होने से पहले मम्मी के हाथ में कभी दर्द नहीं हुआ? क्या इसके पहले पटाखों से कभी कपड़ों में आग नहीं लगी? क्या इसके पहले कभी बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ और बाइक के टायर नहीं फटे? यह सब कुछ होता है, पर क्योंकि यह सब कुछ मेरी शादी में हुआ, इसलिए आप लोगों ने इसे प्रेत आत्मा से जोड़ दिया।
अखंड हर तरह से प्रेत आत्मा को नकार रहा था और गांव वाले और अखंड के घर वाले अखंड से बहस किए जा रहे थे, क्योंकि अब तो सबको यकीन हो चुका था कि प्रेत आत्मा का साया तो इस गांव पर आ चुका है। अखंड चाहे कुछ भी बोले। सरोज अपने कपड़े जल्दी जल्दी पैक कर रही थी, क्योंकि अब वह यहाँ नहीं रहने वाली थी। वैसे भी उसके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वह अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास छोड़कर आई थी। और यहाँ जब से उसने उस परछाई को अपनी आंखों से देखा था, उसे तो यहाँ रुकना भी नहीं था और वह अपने और समीर के निकलने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। रुंझुन के मम्मी पापा हैरानी से खड़े थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उनकी बेटी की शादी तो अब रुद्रपुर के लड़के से हो चुकी थी, लेकिन आकाश को अखंड की बातों पर अब यकीन हो रहा था और वह भी बोल रहा था, हाँ भैया, आप ठीक बोल रहे हो। मुझे भी लग रहा है यह किसी के खुराफाती दिमाग की उपज है और कोई पूरे गांव को परेशान करना चाहता है, और कोई बात नहीं है। हम लोग आज के ज़माने के होकर प्रेत आत्मा से डर रहे हैं। क्या कभी किसी ने किसी प्रेत आत्मा को देखा है? हमने जो कुछ भी देखा है वह हमें दिखाया गया है। कोई प्रेत आत्मा नहीं थी, यह सिर्फ और सिर्फ एक खुराफाती थी। सब लोग बहस पर बहस किए जा रहे थे। कोई प्रेत आत्मा को सच मान रहा था तो कोई वहम, और शाम घिरने लगी थी। बेचारी रुंझुन घर में अकेली एक कोने में बैठी हुई थी। उसने एक गिलास पानी भी नहीं पिया था और घर में कोई था भी नहीं, बस सरोज थी जो निकलने की तैयारी कर चुकी थी। बाकी सब लोग घर के बाहर बहस में लगे थे। रुंझुन ने सरोज से एक गिलास पानी मांगा। सरोज को रुंझुन को देखकर ही डर लग रहा था कि पता नहीं रुंझुन के साथ कौन सी प्रेतात्मा उसके घर आ गई होगी, जबकि रुंझुन एक मासूम सी प्यारी सी लड़की थी। फिर भी सरोज के मन में एक डर तो बैठ ही चुका था उससे, जो लड़की खुद ही बहुत डरी हुई थी। पर उसे प्रेतात्मा की गांव का समझकर सरोज भी डरी हुई थी। उसने रुंझुन से बोला, रसोई उस तरफ है, तुम जाकर पानी पी सकती हो। मैं अपने घर जा रही हूँ। जीजा जी बाहर खड़े हैं, मुझे निकलना है, लेट हो जाएगा। रुंझुन को कुछ समझ में नहीं आया और वह चुपचाप उठकर पानी लेने जाने लगी, लेकिन वह किचन में जैसे ही गई उसकी चीख निकल गई और वह दौड़ती हुई सीधा घर के बाहर आ गई। सरोज अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि वह सरोज से लिपट गई और बोली, दीदी, सच में घर में कोई प्रेतात्मा है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ पर भूत है। सरोज तो खुद बहुत डरी हुई थी। वह रुंझुन को अपने से दूर करने लगी और बोलने लगी, मुझसे दूर रहो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं तो खुद यहाँ से जा रही हूँ। यह सब अखंड के ज़िद में हुआ है। अखंड ने रुंझुन को पकड़ा और उसके मम्मी पापा भी उसके करीब आ चुके थे। रुंझुन अपनी मम्मी को गले लगाकर रो रही थी और बोल रही थी, मम्मी, सच में यहाँ प्रेतात्मा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना पता नहीं क्या होगा। अखंड रुंझुन से बोला, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। पहले तुम बोलो क्या हुआ है, तुम इतना डर क्यों रही हो? रुंझुन ने बोला, मैं पानी लेने किचन में गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने गिलास में पानी लिया, सामने दीवार पर एक बहुत बड़ी सी दुल्हन मुझे दिखी और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर वह गायब हो गई। अपनी आंखों से देखा है मैंने, यहाँ पर कोई साया तो है। सुनकर सब लोग हैरान हो गए, लेकिन अखंड ने बोला, चलो मुझे दिखाओ, कहाँ देखा है तुमने, क्या देखा है तुमने? कहकर वह तेजी से घर के अंदर घुस गया। पीछे पीछे आकाश और कुछ दबंग लड़के भी घर के अंदर घुसे, क्योंकि उन्हें भी यकीन था कि कुछ ना कुछ खुराफाती तो हो रही है। किचन में कहीं पर कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, बाहर एक बहुत बड़ा सा लेज़र लाइट जरूर रखा हुआ था। अखंड ने बोला, जरूर इसी से किसी ने कुछ खुराफाती की होगी। और जब उसने लेज़र लाइट जलाकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, बस बच्चों के छोटे छोटे कार्टून्स थे जिससे बच्चे खेला करते थे। अखंड ने बोला, अरे, यह जरूर किसी बच्चे ने शरारत की होगी और लेज़र लाइट से कोई आकृति दीवार पर बना दी होगी और तुम्हें वह दुल्हन लग रही होगी। रुंझुन ने बोला, घर में कोई नहीं था। कौन सा बच्चा है आपके घर में? सरोज दीदी के बच्चे आए नहीं हैं, अनुभूति भाभी अभी माँ बनी नहीं है, गांव का कोई बच्चा घर में था नहीं। फिर यह लेज़र लाइट किसकी है? और अगर इससे कुछ खुराफाती हुई है तो इसे जलाया किसने होगा? अखंड ने बोला, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। ज़रूर गांव का कोई लड़का शैतानी कर रहा है और अपने खुराफाती दिमाग चलाकर यह सारी हरकतें कर रहा है। लेकिन आकाश ने दोबारा पूरी लेज़र लाइट को चेक किया, लेकिन उसमें दुल्हन की आकृति वाली कोई तस्वीर नहीं थी। तब तक एक बच्चे के पापा ने बोला, अरे, यह लेज़र लाइट तो मेरे बच्चे की है, 2 दिन से खो गई थी, यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे मेले में ख़रीद कर दी थी। शायद तुम्हारे घर में शादी के किसी रस्म में अपनी मम्मी के साथ आया होगा तो यहीं पर भूल गया होगा
और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अखंड अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि कोई प्रेतात्मा है, और वह बाहर आकर सब लोगों से बोलने लगा, देखिए, गांव में कोई प्रेतात्मा नहीं है और ना ही इस घर में कोई प्रेतात्मा है। यह सब कुछ किसी खुराफाती लड़के का काम है जो हम सबको परेशान कर रहा है, और मैं जल्दी ही उसे खोज निकालूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अपने अपने घर जाइए और आराम से रहिए। अगर प्रेतात्मा होती तो क्या वह हम इंसानों से डरती, हमारे सामने नहीं आती? वह तभी क्यों आती है जब कोई अकेला होता है, और वह सिर्फ औरतों को क्यों दिखती है? क्योंकि उसे पता है औरतें आसानी से डर जाएंगी। और आकाश को इसलिए दिखाई दी क्योंकि वह उससे काफ़ी दूर था। अभी हम सब यहाँ खड़े हैं, पूरा गांव यहाँ खड़ा है। क्यों नहीं आ रही कोई प्रेतात्मा? अब तो अंधेरा भी होने को आया है। उस प्रेतात्मा के डिस्कशन में पूरा दिन बीत गया, किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं। सब लोग थके हारे बारात से लौटे हैं। रुनझुन के मम्मी पापा भी हमारी वजह से यहाँ आकर खड़े हैं, और हम सब यहाँ एक फालतू के डिस्कशन में लगे हैं। चलिए, आप सब लोग आराम कीजिए और खाना पीना खाइए। कोई प्रेतात्मा नहीं है यहाँ, वहम निकाल दीजिए मन से। अगर कोई प्रेतात्मा होती तो क्या वह सारे गांव वालों से डरती? और जब सब एक साथ यहाँ हैं तो वह क्यों नहीं सामने आ रही? अगर सच में कोई प्रेतात्मा है तो अभी क्यों नहीं दिख रही? अखंड अभी यह सब कुछ बोल ही रहा था कि अखंड के घर के थोड़ी दूर पर बने स्कूल की दीवार पर एक बहुत बड़ा सा दुल्हन का साया उभर कर सामने आ गया, जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा था। और फिर एक अजीब सी आवाज़ आई, क्या अभी भी यकीन नहीं है कि प्रेत आत्मा होती है? यह देखकर सब लोग डर गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है। और आज सबको समझ में आ चुका था कि प्रेत आत्मा तो है और सबके सामने खड़ी है। सबकी हालत खराब हो चुकी थी। वह साया लगातार बोल रहा था, इस गांव में मेरी जान ली जा चुकी है, लेकिन अब मैं अपने गांव की किसी भी लड़की को इस गांव के लोगों द्वारा नहीं मरने दूंगी। अगर मेरे गांव की किसी भी लड़की के साथ इस गांव के किसी भी लड़के के द्वारा कुछ भी गलत होगा तो उस लड़के को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं मेरे गांव के किसी भी लड़की को इस गांव के जालिम लड़के का शिकार नहीं होने दूंगी। उस लड़के को मैं सजा जरूर दूंगी जो मेरे गांव की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे मायके के खानदान की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत की है उसने। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। मरेगा, वह लड़का मरेगा। यह इस प्रेत आत्मा का वादा है। सुनकर सब लोग हैरान हो गए और वह साया गायब हो चुका था। यह क्या था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अखंड की भी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी और वह जोर जोर से बोल रहा था, मैं रुनझुन को क्यों कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं रुनझुन को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत प्यार। मैं अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करूंगा उसकी। और मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, कोई उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। आप जो कोई भी हैं यहाँ से चली जाइए। रुनझुन के साथ इस गांव में कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह हम सारे गांव वालों का वादा है। लेकिन उस प्रेतात्मा की कही आखिरी बात विजया जी और दिवाकर जी
और बाकी गांव वालों के मन को बेचैन कर गई थी। रुनझुन उस प्रेतात्मा के मायके के खानदान की वंशज है, मतलब रुनझुन के मम्मी पापा उस दुल्हन के खानदान से है। जब इस बारे में रुनझुन के मम्मी पापा से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी यह बातें सुनी है और यह बातें बहुत पुरानी हैं, और जो लड़की वर्षों पहले यहाँ जलाकर मार दी गई थी वह किस घर की लड़की थी हमें नहीं पता। शायद गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को पता होगा, क्योंकि यह तो सैकड़ों साल पुरानी बात है। लेकिन हाँ, अगर हमारा खानदान होता तो हमें तो ज़रूर पता होता। हमारा तो दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। आप यकीन कीजिए, हमने भी तो बस यह कहानी सुनी है, लेकिन अब यह बात तो तय थी कि प्रेतात्मा का साया तो रुद्रपुर गांव पर था और प्रयागपुर की लड़की अब रुद्रपुर में बहू बनकर आ चुकी थी। सबकी हालत खराब थी। दुल्हन की आत्मा तो अपनी चेतावनी देकर जा चुकी थी, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी, ना घर के अंदर जाने की, ना घर के बाहर रहने की। सारा गांव एक जगह पर जमा हो चुका था और सब मिलकर गांव के मंदिर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अब मंदिर ही उन्हें एक सुरक्षित जगह लग रहा था। और सारा गांव के पुराने मंदिर में पहुंच चुका था, साथ ही साथ नई दुल्हन और उसके मम्मी पापा वगैरह भी, क्योंकि वह लोग भी काफ़ी डरे हुए थे। बहुत से लोगों का कहना था कि पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। आखिर पुलिस प्रेतात्मा का क्या करती, बल्कि उनकी कई बातों का बस मजाक बनता और पुलिस आती भी नहीं। आखिर ऐसी बातें कौन मानता है, क्योंकि पहले वाली वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी और कमेंट में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे AI जनरेटेड लिख रहे थे। इसलिए कोई भी भूत प्रेत को सच नहीं मानता, जैसे अब तक अखंड नहीं मान रहा था। वह तो गांव वालों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए सबको यकीन हो गया था, वरना तो यह बातें सिर्फ बनावटी ही लगती हैं। खैर, मंदिर परिसर में किनारे ही आग जलाकर सारे गांव वालों के लिए खाना बनाया जा रहा था, क्योंकि सुबह से सब लोग भूखे प्यासे थे और सब दोबारा सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि आगे क्या करना है और इस समस्या का समाधान कैसे निकालना है, इस बारे में विचार विमर्श किया जा सके और इसका काट निकाला जा सके, या फिर इस बात का पता किया जा सके कि कहीं रुनझुन के मम्मी पापा झूठ तो नहीं बोल रहे, दुल्हन की आत्मा उन्हीं के पूर्वजों की लड़की हो। खैर, अभी रात में तो किसी की हिम्मत नहीं थी अपने घर में रहने की। बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका था सारा गांव, और अब तो अखंड के पास भी शब्द नहीं थे उसे किसी की खुराफाती साबित करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा था उस पर तो उसे विश्वास करना ही था, और वह अपना सर पकड़कर बैठा था। शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। जल्दी ही इसका अगला भाग आएगा। आपको क्या लगता है, क्या दुल्हन की आत्मा अखंड को कोई नुकसान पहुंचाएगी? क्या सच में रुनझुन उस दुल्हन खानदान से ही थी, या फिर अभी भी यह किसी की खुराफाती है जिसे अखंड समझ नहीं पा रहा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।